आज भी हम प्रोसेस मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किए थे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस शेड्यूलर्स। जो आज की वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग किन किन एल्गोरिदम से हो सकती है। तो आज का मेन टॉपिक जो है वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। मेनली 4 टाइप्स के एल्गोरिदम्स, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं। FCFS जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। पर आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 FCFS, SJF एंड प्रायोरिटी ही कवर करेंगे, क्योंकि राउंड रॉबिन को समझाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के भेजूँगा। तो स्टार्ट करते हैं FCFS से। FCFS मीनिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है कि जो प्रोसेस CPU के पास पहले रिक्वेस्ट करेगी उसे पहले CPU एलोकेट होगा या CPU टाइम एलोकेट होगा। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, प्रोसेस एंड बर्स्ट टाइम। तो हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, P1, P2, P3 एंड P4, जिनका बर्स्ट टाइम है 21, 3, 6 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। बर्स्ट टाइम का मीनिंग क्या होता है? बर्स्ट टाइम होता है कि एक प्रोसेस जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए चलेगी। अगर P1 का बर्स्ट टाइम 21 है, इसका मतलब P1 जो है वो 21 मिली सेकेंड्स के लिए चलेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। अब ये नीचे जो टेबल दिख रहा है आपको, जो नीचे गैंट चार्ट दिख रहा है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस, क्योंकि ये FCFS है तो हम सीक्वेंस में चलेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास P1, क्योंकि P1 से पहले कोई और प्रोसेस नहीं है, तो P1 स्टार्ट होगी 0 से और चलेगी 21 मिली सेकेंड्स तक। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है P2। P2 का बर्स्ट टाइम है 3, मीनिंग इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 मिली सेकेंड्स। तो 21 के बाद अगर हम 3 मिली सेकेंड्स के लिए इसको चलाएं तो वो होगा 24। 21 + 3 = 24। तो P1 के बाद आएगा P2 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये चलेगा 24 मिली सेकेंड्स तक। फिर हमारे पास है P3 जो कि 6 मिली सेकेंड्स तक के लिए चलेगा। तो 24 + 6 = 30। तो ये 30 मिली सेकेंड्स के लिए P3 चलेगा। उसके बाद है P4 जो कि 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलेगा। तो 30 + 2 = 32। इस पूरे क्वेश्चन का पर्पस है हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें सबका वेटिंग टाइम पता होना चाहिए, हर एक प्रोसेस का। तो ये तो आपने देख लिया कि किस प्रोसेस को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब वेटिंग टाइम देखते हैं एक एक प्रोसेस का। P1 जो है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आ गया था, उससे पहले कोई और प्रोसेस नहीं थी, तो इसका वेटिंग टाइम होगा 0। P2 इसका वेटिंग टाइम होगा 21, क्योंकि P2 से पहले P1 जो है 21 मिली सेकेंड्स के लिए चली, इसलिए P2 को वेट करना पड़ा 21 मिली सेकेंड्स के लिए। तो P2 का वेटिंग टाइम होगा 21। फिर है P3 को वेट करना पड़ा, दोनों का, P1 का भी P2 का भी, इसलिए इसका जो वेटिंग टाइम है वो है 24। 21 + 3 = 24। फिर है हमारे पास P4 को चलने के लिए P1, P2, P3 तीनों का वेट करना पड़ा, तो इसके लिए इसका वेटिंग टाइम जो है वो होगा 30। 21 + 3 + 6 = 30। अब वेटिंग टाइम हमारे पास आ गया। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सभी का वेटिंग टाइम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी भी प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 4 प्रोसेसेस हैं, तो 0 + 21 + 4 + 30 डिवाइडेड बाय 4 = 18.75 मिली सेकेंड, 75 मिली सेकेंड्स। तो ये सारी प्रोसेसेस को अगर हम FCFS के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो होगा हमारे पास 18.75 मिली सेकेंड्स। अब नेक्स्ट एल्गोरिदम है SJF, उसको चलाएंगे और ये उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होगा उसको कंपेयर करके देखेंगे इसके एवरेज वेटिंग टाइम के साथ कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। वैसे SJF जो है, इसके नाम से पता चलता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जो सबसे छोटी प्रोसेस होती है वो पहले चलती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब ये देखेंगे कि कैसे एफिशिएंट होगा ये। पिछले वाले का एवरेज वेटिंग टाइम था, ये याद रखिएगा आप, 18.75। अब इस टेबल में देखिए, क्वेश्चन सेम है, प्रोसेसेस सेम है, बर्स्ट टाइम सेम है। तो पर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सीक्वेंस में प्रोसेसेस नहीं चलेंगी, बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगी। जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो पहले चलेगी, क्योंकि
इस एल्गोरिदम का नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे कम जो बर्स्ट टाइम है या फिर सबसे कम ड्यूरेशन है वो है P4 की। तो P4 चलेगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि P4 चला 0 to 2, गैंट चार्ट में चेक करिए। उसके बाद P2 चलेगा 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 2 + 3 = 5। फिर चलेगा P3 6 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 5 + 6 = 11। और लास्ट में चलेगा P1 21 मिली सेकेंड्स के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्यूरेशन ले रहा है इसलिए ये सबसे लास्ट में चलेगा। तो 11 + 21 = 32। अब इन सबका सिंगल वेटिंग टाइम क्या होगा? P4 से पहले कोई प्रोसेस नहीं थी इसलिए इसका वेटिंग टाइम होगा 0। P2 का वेटिंग टाइम होगा 2, क्योंकि P4 चली थी 2 मिली सेकेंड्स के लिए। P3 का वेटिंग टाइम होगा 5, क्योंकि इससे पहले P4 और P2 चली थी, जिसका टोटल जो वेटिंग टाइम था वो था, टोटल जो ड्यूरेशन या बर्स्ट टाइम हम कह रहे हैं जिसको, वो था 5। तो इसलिए P3 का वेटिंग टाइम होगा 5। उसी तरह से P1 से पहले P4, P2 और P3 चली हुई हैं, तो P1 का वेटिंग टाइम होगा 11। वेटिंग टाइम होता है कि कितना वेट करना पड़ा एक प्रोसेस को चलने के लिए। तो P1 का वेटिंग टाइम है 11। अब इन चारों का वेटिंग टाइम हमारे पास आ गया। उसी तरह से दोबारा से अगर अपने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो 0 + 2 + 5 + 11 / 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4.5। अब इसको पिछले वाले से अगर कंपेयर करें तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम था 18.75 और इसका वेटिंग टाइम है 4.5। क्वेश्चन सेम है, प्रोसेसेस सेम है, बर्स्ट टाइम सेम है, पर ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है FCFS से। ये हमें कहाँ से पता चलता है? इसका एवरेज वेटिंग टाइम जब हम निकालते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब वो चेक करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक हमें प्रायोरिटी दी होती है कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। प्रोसेस जैसे इस टेबल में आप चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है हमारा 4 प्रोसेसेस हैं, उसी तरह से बर्स्ट टाइम सबका सेम है, पर यहाँ पे हमें प्रायोरिटी दी गई है। प्रायोरिटी का मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस नहीं देखना, शॉर्टेस्ट जॉब नहीं देखनी, यहाँ पे हमें प्रायोरिटी चेक करनी है। तो जिसकी प्रायोरिटी 1 होगी वो पहले चलेगी 2 वाली, उसके बाद में, उसी तरह से 3 वाली उसके बाद और 4 वाली उसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी है P2 की। तो P2 की फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसका एवरेज वेटिंग टाइम इसका बर्स्ट टाइम जो है वो है 3। तो P2 चलेगी 3 मिली सेकेंड्स के लिए। आप गैंट चार्ट में चेक करिए, P2 जो है वो 0 to 3 तक चलेगी। उसके बाद जो प्रायोरिटी है 1 के बाद वो है P1 की, जिसकी प्रायोरिटी है 2। तो P2 के बाद P1 चलेगी, पर P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 21। तो 3 + 21 = 24। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, प्रायोरिटी हमें सिर्फ ये बता रही है कि कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, कौन सी बाद में चलेगी, पर जो कैलकुलेशन हो रही है उसके लिए हमें बर्स्ट टाइम ही यूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो प्रायोरिटी को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो प्रायोरिटी सिर्फ हमें ये बता रही है कि कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, कौन सी बाद में चलेगी। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो बर्स्ट टाइम पे ही करनी है। तो P1 भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड प्रायोरिटी है P4 की। P4 चली 2 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 24 + 2 = 26। और लास्ट प्रायोरिटी थी P3 की जो कि थी 4 और इसका बर्स्ट टाइम था 6। तो 26 + 6 = 32। अब इसका वेटिंग टाइम देखते हैं अकेली प्रोसेस का। P2 का वेटिंग टाइम है 0, P1 का वेटिंग टाइम है 3, P4 का वेटिंग टाइम है 24 एंड P3 का 26। एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे उसी तरह से। तो 0 + 3 + 24 + 26 / 4 = 13.25 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब जो SGF थी वो हमारी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम थी अभी इन तीनों के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, क्योंकि इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया है 13.25 मिली सेकेंड्स। और सबसे लास्ट में जो सबसे लीस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है वो है FCFS, क्योंकि उसका एवरेज वेटिंग टाइम आया था 18.75। तो ये 3 एल्गोरिथम्स हमने आज यहाँ पे करके देखें। आपको लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी और वीडियो के लिए। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट करिए,
मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको भेजूँगा।